सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों ने राज्यपालों की सीमाएं निर्धारित कर दी है। राज्यपालों की सीमा इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि राज्यपाल अनेकों राज्यों में एक तरह से लोकतंत्र के लिए भस्मासुर बन गए थे और वो जिस तरह से मनचाही शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए संकट खड़ा हो गया था। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपना फैसला दिया है राज्यपालों की शक्तियों के लिए। आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया है। इसके अलावा हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अनेकों राज्यों में जो राज्यपाल बिल को मंजूरी देते थे या नामंजूर करते थे, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। टॉपिक को शुरू करें उसके पहले हम शॉर्ट में थोड़े सा न्यूज़ को देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवाद चल रहे हैं। ताज़ा मामले में अगर हम देखें तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब के बाद बीच में विवाद चल रहा है। विवाद केवल सिंपल सा है कि तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा कुछ बिलों को पारित किया गया, उन बिलों की परमिशन को राज्यपाल साहब ने रोक दिया। अब राज्यपाल साहब न तो मंजूर कर रहे बिल को, न ही नामंजूर कर रहे हैं। और ठीक ऐसा कैसे ही मामला पंजाब में भी चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, केरला में चल रहा है। और एक चीज़ आपको नज़र आ गई होगी कि यहाँ पर सारी सरकारें नॉन बीजेपी है और नॉन बीजेपी होने के कारण क्या है, विवाद होना स्वाभाविक है क्योंकि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है। और राज्यपाल जिसकी नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इसलिए राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति करता है तो वो कहलाने को तो लगता है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी है, लेकिन वो नियुक्ति के पीछे मंत्रिपरिषद की मंजूरी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद किसकी है, बीजेपी की। ठीक है, तो इसके कारण से ये विवाद जनरेट होता है और इसी के कारण से कई सारे जो राज्य जहाँ जहाँ ये विवाद चल रहा था राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, तो विवाद को लेकर कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच तमिलनाडु वाले मामले को सुन रही थी और जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु के मामले को सुनने के बाद में राज्यपाल की सीमाओं को निर्धारण करने वाला एक फैसला पारित किया। अब ये फैसला तो दे दिया, लेकिन हमको यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैसले को देने के पीछे क्या वजह रही उसको हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस न्यूज़ के पीछे का मर्म कि राज्यों में राज्यपाल के पास जब बिल पहुंचता है तो उसकी मंजूरी नामंजूरी के लिए क्या प्रोसीजर होती है, उसको कहा जाता है असेंट प्रोसेस। आप भारतीय संविधान में आर्टिकल 200 राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने या ना मंजूरी देने की प्रोसेस लिखी गई है। देखिए, किसी राज्य में विधानसभा होती है, किसी में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। जब विधानसभा विधान परिषद के बाद बिल पारित हो जाता है, उसके बाद बिल जाता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल जब साइन करेगा तभी वो कानून बनता है। ठीक वैसी प्रोसीजर सेंट्रल में भी होती है कि संसद के द्वारा कोई बिल पारित हुआ, जब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि विधानसभा के द्वारा बिल पारित होकर राज्यपाल साहब के पास जाता है, तो राज्यपाल साहब के पास कुछ ऑप्शन दिखते हैं। या तो वो बिल को मंजूरी दे दें तो मामला वहीं समाप्त हो गया क्योंकि भैया विधानसभा की जो ओपिनियन है उसको उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे कोई विवाद की बात नहीं। सेकंड ऑप्शन आता है राज्यपाल के पास कि वो बिल को मंजूरी देने से मना कर दे। तीसरा है बिल को वापस कर दे। वापस कर दे का मतलब यह है कि विधानसभा से राज्यपाल के पास बिल आया और राज्यपाल ने क्या करा, उस बिल को वापस विधानसभा के पास लौटा दिया कुछ अपने नोट्स के साथ कि इस बिल में ये संशोधन करना चाहिए या ये बिल मंजूरी के लिए इसमें कुछ समस्या है ना। इस तरह की समस्याओं को लिखकर या नोट्स के साथ में विधानसभा बिल वापस पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक और है कि विधानसभा के पास जब पुनर्विचार के लिए बिल पहुंचा दिया गया है और विधानसभा उस बिल पर पुनर्विचार कर ले या कुछ संशोधन कर दे और फिर वापस से राज्यपाल के पास भेजे, तो फिर वहाँ पर ये हो जाता है कि राज्यपाल को उस बिल पर परमिशन देना अनिवार्य हो जाती है। क्लियर, पुनर्विचार के बाद अगर लौटाया जाए
तो राज्यपाल फिर से उसको नहीं लौटा सकते, नहीं तो बार बार यही खेल चलता रहेगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन आता है कि राज्यपाल के पास कोई बिल आया तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। अब सवाल ये आता है, आप पूछेंगे कि राष्ट्रपति के लिए क्यों आरक्षित करें? तो राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करने के भी कुछ प्रावधान दिए गए कि अगर मान लीजिए विधानसभा में हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने से संबंधित कोई बिल आ जाए, या कोई ऐसा बिल आ जाए जिसमें संवैधानिक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, या कोई ऐसा बिल आ जाए जिस पर पहले से ही संसद ने कानून बना रखा है और उस कानून को ओवरलैप करे राज्य का कानून, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की परमिशन के लिए राज्यपाल बिल आरक्षित कर सकता है। क्लियर? तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के भी प्रावधान मैंने समझा दिया आपको। हाई कोर्ट की पावर हो गया, संवैधानिक क्वेश्चन हो गया, या संसद के किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है या किसी कानून को ओवरलैप कर रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास वहाँ जब बिल जाता है तो उसके पास भी, राष्ट्रपति जी के पास भी वही पावर्स होती है, या तो एक्सेप्ट कर ले, या फिर नामंजूर कर दे, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस से राज्यपाल को लौटा दे। ठीक है। अब आप बोलेंगे मैंने आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के सामने जो भी ऑप्शन थे वो तो आपसे डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। वो चीज़ क्या है? समय। यहाँ पर किसी भी टाइम की बात नहीं की है कि ये सारी प्रक्रिया कितने समय में हो जाना चाहिए। ठीक है। आप समझिए राज्यपाल अगर किसी बिल को मना कर दे, ठीक है, तो मना कर दे का मतलब यह है कि राज्यपाल के पास कोई बिल पहुंचाया तो राज्यपाल कितने समय के बाद मना करेंगे? ये तो कोई टाइम दिया नहीं। राज्यपाल कई सालों तक बिल को अपने पास रख लेंगे, और यही जो टाइम नहीं दिया गया है, तो यहीं से एक राज्यपाल की हिडन पावर जनरेट होती है। वो हिडन पावर कौन सी है? पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि राज्यपाल क्या करें? बिल को अपनी जेब में डाल दे, ना तो मंजूर करे ना मंजूर करे। ठीक है। और यही से समस्या जनरेट हुई अलग अलग राज्यों में। इसी के तहत ये राज्य सरकारें कहाँ पहुंची? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये आर्टिकल 200 के तहत आपने पूरी प्रोसीजर समझ ली। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि इसमें टाइम नहीं, अच्छा यहाँ पर देखो, आप बोलेंगे कि ये टाइम नहीं दिया, तो ये तो संविधान जब से लागू हुआ था तब से ही नहीं दिया गया था, तो इसके बीच में किसी ने तो ऑब्जेक्शन उठाया होगा ना। तो यहाँ पर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे। एक आया था दुर्गादास वाला केस, और एक आया था के.एम. सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी ये दो केस आए थे, दुर्गादास वर्सेस स्टेट और ये के.एम. सिंह वाला। इनमें के.एम. सिंह वाले केस में ये बताया गया था कि भैया ये जो मंजूरी ना मंजूरी की जो टाइम पीरियड जो यहाँ पे दिया नहीं है, इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 3 मंथ तक हो सकती है। ठीक है। ये एक बार पहले बताया जा चुका है। ठीक है। इसके पहले अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद तो जब से संविधान बना उसके बाद से चलते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ी इंदिरा गांधी जी की जब सरकार बनी थी उसके बाद में। कई राज्यों पर केंद्र सरकार ने एक तरह से कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की, और वहीं से राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में विवाद स्टार्ट हुए थे। और इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों को वापस से मजबूती देने के लिए समय समय पर अलग अलग आयोगों का गठन किया गया। उसमें से एक आयोग आता है सरकारी आयोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में। इन्होंने केंद्र राज्य संबंध को सुलझाने के लिए ये आयोग बना था। और आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वर्डिक्ट दिया है समय को लेकर कि ये समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए, ये बात सरकारी आयोग ने कई सालों पहले कह चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि राज्यपाल जिस तरह से ये बिलों को मंजूर करते हैं या ना मंजूर करते हैं या वापस लौटाते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई एक समय सीमा का तो निर्धारण होना ही चाहिए। भले ही संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन इसको अलग से लिखना चाहिए। तो इस प्रकार सरकारी आयोग आया, फिर इसके बाद में पूंछी आयोग हुआ, संवैधानिक समीक्षा आयोग आया। इन सब ने बार बार चर्चा की, लेकिन ये बात हमेशा ठंडे बस्ते में रही। ठंडे बस्ते से बाहर निकाला जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने, और उन्होंने
अब इस फैसले के द्वारा ये समय सीमा का निर्धारण कर दिया। अब समय सीमा का निर्धारण कैसे किया कि आर्टिकल 200 के तहत अगर राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति को भेजता था, अब मैंने बता दिया आपको कि राष्ट्रपति को किन कंडीशन में भेजते थे बिल। अब राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना है बिल, लेकिन उसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ये आपको पूरी प्रोसीजर 1 मंथ में निपटानी रहेगी। 1 मंथ में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बिल को आपको राष्ट्रपति को भेजना है या नहीं भेजना है, दोनों का आपको ऑप्शन सामने रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है विधानसभा को वापस लौटाने का। तो विधानसभा को वापस लौटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है कि 3 माह के अंदर अगर आप किसी बिल से संतुष्ट नहीं है तो आप 3 माह के अंदर उसको वापस से विधानसभा भेज सकते हैं। ठीक है, और पुनर्विचार के बाद में जब वापस से विधानसभा से बिल पारित होकर आता है तो आपको 1 माह के भीतर उसकी मंजूरी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी असेंट की जो प्रोसीजर है उसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट बना दी गई है 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ यानी कि 3 महीने में ये पूरी प्रक्रिया निपट जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया है आर्टिकल 142 की शक्तियों के तहत। आर्टिकल 142 का मतलब ये है कि जब जब कंप्लीट जस्टिस का सवाल आ जाए, पूर्ण न्याय का सवाल आ जाए, तब तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपना फैसला सुनाता है। अब सवाल ये आता है कि पूर्ण न्याय की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई कानून किसी खास विषय के लिए कोई कानून है या तो अस्पष्ट है या उस कानून के तहत पूर्ण रूप से न्याय नहीं हो पा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का यूज़ करता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक क्राइम में जो क्रिमिनल होता है उसके लिए संसद के कानून ने सज़ा का प्रावधान कर रखा है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए कि कानून ने सज़ा का प्रावधान करा है, लेकिन जिस क्राइम के तहत जो पीड़ित था उसको क्या मुआवजा दिया जाए ये संसद ने उल्लेख नहीं किया है। तो इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत न्याय करता है। ठीक है, ठीक वैसा ही संविधान में हर चीज़ें स्पष्ट रूप से कही गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अस्पष्ट है, तो उसको क्लियर करने का राइट भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर किसके तहत करता है, आर्टिकल 142 के तहत, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को बिल की परमिशन देने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे छूट रहे थे जो संविधान में जो अस्पष्ट थे कि भैया टाइम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण न्याय की जरूरत पड़ गई थी और उसी के तहत ये आर्टिकल 142 का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके पूरे कंसेप्ट इस न्यूज़ से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।